तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, बस इंट्रोडक्शन हुआ था ना न्यूक्लियस का, एक मतलब ओवरव्यू हुआ था। हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था वो न्यूक्लियस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू था। आज के क्लास में हम पहले ये फील करने की कोशिश करेंगे जो न्यूक्लियस है वो उसका साइज कितना है, उसका वजन कितना है, ये सब। ठीक है, तो साइज पहले निकालते हैं, साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। देखो, हम अगर एक छोटे क्लासेस में चले, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी का एक रिलेशन हमारे पास है। क्या होता था? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो मास विल बी इक्वल टू कितना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। होगा या नहीं होगा? अब अगर हम ये मान के चले कि जो न्यूक्लियस है वो एक सर्कल या स्पीयर है, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। आएगा या नहीं आएगा? और ये क्या r क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्पीयर। मुझे ये बेसिकली चाहिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियस मतलब उसका रेडियस कितना होगा वही निकालना है। तो अगर मैं इसमें से r निकालना चाहूं तो r मुझे कितना मिल जाएगा? r क्यूब विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m बाय रो, ऊपर 3 और नीचे पाई और 4। ये आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अब अगर मैं इस m को इसमें से थोड़ा अलग कर दूं, r क्यूब इज इक्वल टू 3/4 और 3/4 m को अलग कर दूं, 4 के साथ क्या क्या है? पाई और रो, और इधर से क्यूब हटा दूं तो इधर हो जाएगा 1/3 और इधर मास हो जाएगा 1/3। होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसी पार्ट को मैं अगर एक कांस्टेंट मान लो लेट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट r0 मान लो, तो r विल बी इक्वल टू कितना? r0 इंटू m टू द पावर 1/3। होगा या नहीं होगा? और ये जो मास है ये किसका मास है? मास ऑफ द न्यूक्लियस होना चाहिए। और मास ऑफ द न्यूक्लियस या फिर एटॉमिक नंबर या मास नंबर हमें पता है। कोई भी एटम का अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं, हाइड्रोजन का मास मुझे पता होगा, ए, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? रेडियस विल बी इक्वल टू r0 इंटू a टू द पावर 1/3 वेयर a इज इक्वल टू क्या है? मास नंबर। होगा। अब यहां पे अगर हम देखें 3 का वैल्यू पता है, 4 का वैल्यू पता है। 4 का वैल्यू कितना होता है? 4 का वैल्यू 4 ही होता है। 4 पाई का वैल्यू पता है, डेंसिटी भी पता होगा। अगर एक चलो डेंसिटी भी हमें पता नहीं है, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे अभी, वो निकालेंगे। तो ये सारे चीज, डेंसिटी तो कभी चेंज नहीं होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होगा। तो ये सारे चीज कांस्टेंट्स है। तो अगर मुझे ये इसका वैल्यू मिल जाए और मास एटॉमिक नंबर मिल जाए तो मैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस r आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? अब अगर हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया जाए, फॉर हाइड्रोजन r0 का वैल्यू कितना होता है? अगर हाइड्रोजन का मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूं, सारे डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन हमें पता है, और अगर जब ये सारे वैल्यूज इसमें पुट किए गए तो हमें कितना मिला? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। r0 का वैल्यू मुझे ये मिला। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जब ये r0 का वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा और एटॉमिक मास नंबर या a का वैल्यू मास नंबर हाइड्रोजन के लिए पुट कर दूंगा, तो क्या मुझे r का वैल्यू या साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन मुझे मिल जाएगा?
मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। अब इसी में से अगर मैं डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, मुझे रेडियस मिल गया, रेडियस मिलने के बाद अगर मैं यहां पे डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, कर सकता हूं? कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? रो विल बी इक्वल टू कितना, डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो रो विल बी इक्वल टू कितना, m इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, होगा या नहीं होगा? ये होगा। अब रेडियस हमें इस वैल्यू से मिल गया है, मास m मुझे इधर से मास नंबर पता है, 3 का वैल्यू, 4 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है। जब इन सबको वैल्यूज डाल के जब कैलकुलेट किया गया, ठीक है, ये सारे वैल्यूज को जब पुट करके कैलकुलेट किया गया तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कितना आया पता है? 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। जब यहां से ये जब वैल्यूज इधर पुट कर दिए गए हाइड्रोजन के लिए तो रेडियस मुझे मिल गया यहां से, और रेडियस का वैल्यू जब इधर पुट कर दिया गया तो मुझे डेंसिटी मिल गया। अब इस चीज को जरा फील करते हैं, ठीक है, इसी चीज को जरा फील करते हैं, फील करने वाली बात है। क्या है? ये बोल रहा है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में इतना केजी उसका डेंसिटी होना चाहिए। चलो मीटर क्यूब भी समझने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, फील नहीं आ रही होगी, मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब जो डाय, लूडो खेलते हो, लूडो डाय जो उसका है, उसका एक साइड 1 सेंटीमीटर होता है जनरली। अब अगर तुम इतना बड़ा लेके आओगे वो नहीं, जो नॉर्मल डाय होता है 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब लगभग कुछ इस साइज का क्यूब होगा। होगा या नहीं होगा? इस साइज का क्यूब होगा। अब इसको मैंने क्या किया, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब किया मतलब इधर से डिवाइड कितना हो जाएंगे, 1 मीटर से 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100, तो 2 2 2 6 जीरो जाएंगे, 6 जीरो जाएंगे तो कितना बचेगा, इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 11। मैं नंबर भी नहीं ले रहा हूं, मैं बस 10 टू द पावर 11 ले रहा हूं। 10 टू द पावर मतलब इसका जो डेंसिटी होगा रो, उसका ऑर्डर कितना होगा पता है, 10 टू द पावर 11 kg। समझ पा रहे हो? थोड़ा फील आ रहा है अभी? अब अगर उतना छोटा डाई का डेंसिटी का मतलब वो मास वेट के साथ ही तो ये होता है ना, तो कितना होगा, 10 टू द पावर 11 kg। एक ट्रक जो नॉर्मल जो चावल आता है उसमें कितने टन होते होंगे, 5 टन, 10 टन, जो बड़े बड़े ट्रक्स देखते हो, 10 टन कितना केजी होता है, 1 टन कितना केजी होता है, 100 केजी, है ना। तो अगर मान लो एक बड़ा सा ट्रक है, बड़े से ट्रक में 10 टन हम लोड कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 1000 केजी। 1000 केजी, मान लो एक ट्रक का वजन हो गया 1000 केजी, तो कितने ट्रक के बराबर होंगे टू गेट 10 टू द पावर 11 केजी? 11 ट्रक के बराबर है। पागल हो रहे हो? 10,000 केजी, यहां पे 10 टू द पावर 11, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना केजी, इतना केजी समझ पा रहे हो कितना है? अब सोच रहे हो इत्तू सा न्यूक्लियस, जो इसका जो वेट आप अपने हाथ पे रख सकते हो, उसका डेंसिटी या उसका वजन इतना होगा। फील आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कितना वजन होगा उसका न्यूक्लियस का? तो हाथ, तुम्हारा हाथ ही नहीं रहेगा अगर रख दोगे तो खत्म हो जाओगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, हमारे आसपास तो न्यूक्लियस तो बहुत भरे पड़े होंगे, एयर है
है ना, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस हैं, उसके भी तो न्यूक्लियस होंगे। हम जिंदा कैसे हैं? अगर इतना वजन हो रहा है तो हम जिंदा कैसे हैं भाई? तो उसके लिए देखो, अब अगर ये जो न्यूक्लियस के बारे में हम बात की, ये क्यूब का, इस क्यूब में सारे न्यूक्लियस को हम कॉन्सेंट्रेट करके डाल दिए, लेकिन जो एयर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मान लो ऑक्सीजन या फिर मान लो हाइड्रोजन, एक अगर न्यूक्लियस इतना है तो उसके चार कितना ये डायमीटर होता था? 10 टू द पावर 12। फर्स्ट क्लास में बताया था, कल के क्लास में 12 या समथिंग, कितना था? सॉरी, हाँ, 10 टू द पावर 12 का वॉल्यूम होता था। 10 टू द पावर 12 का वॉल्यूम होता था, ये होता था। मतलब ये जो न्यूक्लियस, अब अगर ऐसा एक न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस इधर होगा और उसका भी एटम इधर होगा, अब ये न्यूक्लियस बहुत दूर दूर है, इसीलिए वो इतना फोर्स हम पे लगा नहीं पाते। लेकिन अगर सारे न्यूक्लियस को आप एक साथ ले आओगे पास में ना, हो गया कल्याण। और इसी के वजह से ड्यू टू द वॉल्यूम वगैरह वो दूर दूर है तो हमें कुछ फील नहीं होता। लेकिन अगर सारे न्यूक्लियस को आप पास ले आओ और एक क्यूब के अंदर रख दो, उसका वजन संभाल ही नहीं पाओगे, इतना वजन होता है आपके ऊपर। अगर एक ट्रक जिसका वजन 1000 किलो है, अगर आपके ऊपर चल जाए तो आपका हालत क्या होगा पता है? पिच्चू रास्ता मैंने वो टॉम एंड जेरी का कार्टून कौन देखा है? उसमें अगर उसके ऊपर कुछ चल जाता है तो वो पूरा फ्लैट हो जाता है हाँ, वैसा हो जाओगे तुम अगर एक ट्रक चला जाए। अब सोचो, इतना सा अगर मैं तुम्हारे मुंडी के ऊपर रख दूं, वो मुंडी को छेद करके कहां से निकलेगा पता नहीं। फील आ पा रहा है कुछ, कितना वजन होगा न्यूक्लियस का? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये डिस्कशन था साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अब इसमें और एक बहुत अच्छा या बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम बात करेंगे। किसके बारे में? आप बचपन से, जब से आप साइंस के बारे में सुने होगे या फिर फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे होगे, फिजिक्स जब वर्ड आया होगा, एक इक्वेशन बहुत कॉमन होता है जो आपके आसपास कानों के आसपास घूमता रहता है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। और वो इक्वेशन होता था क्या? E इक्वल टू mc²। बचपन से पढ़ते हुए, मतलब सुनते हुए आ रहे हैं, और बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आइंस्टाइन साहब ने बोला था। इसका मतलब क्या है? इसको एक साधारण भाषा में समझते हैं। मान लो इस पेन का वेट है, मान लो 25 ग्राम, ठीक है? कितना है? 25 ग्राम। उसमें से इस पेन का वेट है 20 ग्राम और इस पेन कैप का वेट है 5 ग्राम, ठीक है? दोनों मिलके कितना हो गया? 25 ग्राम। अगर मैं बोलूं, जब मैं इसमें से पेन का कैप हटाता हूं तो हम जनरली क्या बोलेंगे? इसमें से 25 ग्राम में से 5 ग्राम अलग हो गए। आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला? अगर ये 25 ग्राम का पेन है, इसमें से मैं ये कैप हटा रहा हूं तो 50 जूल हटा रहा हूं। समझना फिर से मैं क्या बोला? अगर मैं इस पेन से इस कैप को हटा रहा हूं तो 50 जूल हटा रहा हूं। अब यहां पे एनर्जी की बात वो कर गए और उस टाइम पे उनके ऊपर बहुत लोग हंसे थे, लेकिन ये एक्चुअली होता है, क्योंकि एनर्जी और मास का क्या रिलेशन आ गया? क्योंकि अब अगर जनरली हम बात कर रहे हैं तो इसमें से अगर मैं बोलूं कि मैं आई वांट टू लूज वेट और 2 महीने बाद मैं बोलता हूं मेरे बॉडी से मैंने 12 किलो हटाए, सोचो अगर मैं बोलूं कि 2 महीना बाद आई हैव लॉस्ट 10 kg, चलो लोगों को समझ में आएगा, जो नॉर्मल लोग हैं जिसको साइंस पता नहीं। किसी को जाकर मैं बोलूं आई हैव लॉस्ट 2000 किलो जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी, वो साला चप्पल उठा के मारने भागेगा मेरे पीछे, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा होता है, ठीक है। अब उसी को एक्सप्लेन किया जाता है आइंस्टाइन साहब का जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc² से, इसी से एक्सप्लेन किया जाता है। और कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था उस पर, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको देखते हैं हम। ये लिख चुके सारे?
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, एक प्लैटिनम बहुत हेवी मेटल होता है, बहुत भारी महंगा, ठीक है, प्लैटिनम का मेटल लिया और उसके सामने और एक दूसरा कोई एक मेटल का स्ट्रिप रख दिया, ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रॉन्स डालने लगे। तो इस क्या होगा, इसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, फोटॉन्स के फॉर्म में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, अगर एक प्लेट पे हम कोई भी लाइट सोर्स डालते हैं तो उसमें से फोटॉन्स निकलते हैं ना, तो वैसे ही इसमें से भी फोटॉन्स निकले। अब जब उन्होंने ये प्लैटिनम का प्लेट लगाया था, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इसका मास जो वेट है वो वजन करके रखा था, मान लो 1 ग्राम का था, पूरा एग्जैक्ट 1.00000 ग्राम, एग्जैक्ट 1 ग्राम का था। जब लाइट डाले और फोटोन्स इस पे गिरने लगा, कुछ टाइम बाद जब, और उन्होंने इसको बंद कर दिया, फिर से इसको वजन किया, ठीक है, तो उनको कितना मिला, जब वजन किया 1.0000001 ग्राम मिला। अब उन्होंने इस पे वेट तो बढ़ाया नहीं, बढ़ाया क्या, और एक्स्ट्रा डाल दी, ये 0.00001 ये ग्राम कहां से आया, एक्स्ट्रा था तो 1 रहना चाहिए 1, लेकिन ये कहां से आया, और उसी को एक्सप्लेन करता है हमारा इक्वेशन E = mc², ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करता है E = mc²। अब इसका क्या फायदा है, ठीक है, क्या फायदा है उसको अभी थोड़ी देर में फील करवाता हूं तुम लोगों को। मान लो सपोज एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मान लो 1 ग्राम सब्सटेंस है आपके पास, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना एनर्जी इक्विवेलेंट है 1 ग्राम सब्सटेंस से। मान लो 1 ग्राम आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसमें से हम कितना एनर्जी निकाल सकते हैं, जरा फील करते हैं उसको, ठीक है। अब E = क्या फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू C का स्क्वायर। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो 1 ग्राम इधर अगर हम SI के फॉर्म में डालें तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg, -3 kg, और कितना इंटू C, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के 8 तो दुनिया रछुए 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं कितना होगा, 10⁻³ × 9 × 10⁻, कितना 16, इधर से -3 हो जाएगा तो 9 × 10⁻, कितना 13 जूल आएगा। इमेजिन कर पा रहे हो कितना एनर्जी है, 9 × 10⁻13 जूल। अब वो भी 1 ग्राम के सब्सटेंस से, अगर मैं 1 ग्राम के सब्सटेंस को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, इतना जो एनर्जी है ना, उतना एनर्जी राउरकेला को चलाने के लिए विदाउट करंट डिसरप्शन 1 साल काफी है। 1 साल आराम से चलेगा। तो मन मर्जी एसी चलाओ, मन मर्जी हीटर चलाओ, कुछ भी चलाओ दुनिया का, जितना हेवी हाँ राउरकेला का कुछ, दुनिया का कुछ भी हेवी तुम इलेक्ट्रिक कंजप्शन वाला सिस्टम ले आओ और चलाओ, तब भी 1 साल काफी है बिना पावर कट के। सोच रहे हो कितना एनर्जी मिल सकता है 1 ग्राम से। और इसी चीज को हम आजकल साइंटिस्ट लोग बहुत यूज कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को, बहुत पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और किया भी जा रहा है। और इसी को यूज करके न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन भी बना, जो एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं, इसका ही तो एप्लीकेशन है। अब लेकिन आइंस्टाइन साहब क्या सोच के ये बनाए होंगे कि दुनिया का भला हो जाए, एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन हम हैं कमीने,
हम बनाएंगे बॉम्ब दुनिया को तबाह करने के लिए। तो इसमें आइंस्टाइन साहब की कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा चीज किए थे और इस पे अभी भी काम चल रहा है। फील आ रहा है कितना एनर्जी बनेगा। ये इक्वेशन हम क्यों इतना फेमस है, समझ में आ रहा है। इसके बारे में जब अगर आप हायर क्लासेस में या हायर स्टडीज में फिजिक्स पढ़ते हो, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी मॉडर्न फिजिक्स में। और इसी को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर बात करूंगा ना। अब इसको जो आइंस्टाइन साहब थे, अगर थोड़ा अपने हिंदुइज्म में थोड़ा जोड़ के देखें, हिंदुइज्म नहीं, भगवत गीता पूरे वर्ल्ड का एक, वो कोई भी रिलीजियन से जुड़ा नहीं है। आइंस्टाइन साहब भगवत गीता से बहुत इंस्पायर्ड थे और गीता में भी जो हमारा कौन ब्रह्मास्त्र के बारे में बात किया गया है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का ही एक चीज है जिसके बारे में गीता में बात किया गया है। और उसी से इंस्पायर्ड होकर ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो, कहीं ना कहीं गीता भी एक पार्ट प्ले करता है। अब सोचो, जब अगर तुम कभी ये सब स्टोरी सुने होगे, वो जो ब्रह्मास्त्र था उसका इतना औकात था कि वो पूरा पृथ्वी को खत्म कर सकता है ब्रह्मास्त्र का। और वैसा पावर आज के डेट में अगर साइंस के हिसाब से चले तो किसके कौन से बॉम्ब में है? न्यूक्लियर बॉम्ब में है ना। और जो इसी का ही एप्लीकेशन है, और जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। कुछ फील आ रहा है? हाँ, समझ में आया क्या है E इक्वल टू mc²? उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, ठीक है। लिखना चाहो तो कुछ लिख लो। इसमें न्यूक्लियस चैप्टर में हमें और एक चीज समझना है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। मान लो अनुष्का कॉलेज पढ़ाई कर ली, उसको एक अच्छे जगह पे जॉब मिल गया, मान लो मुंबई जैसे जगह पे या बैंगलोर जैसे सिटी में, ठीक है, एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गया। उधर उसका सैलरी है, मान लो अनुष्का का मान लो सैलरी है 1 लाख रुपया, ठीक है, मान लो। हो सकता है, ऐसा डाउट नहीं है, हो भी सकता है, मानना मत, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जिस ऑफिस में काम कर रही है, उधर एक लड़का है जो उसी के साथ का है, उससे उसका प्यार हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हो सकता है, मैं कॉलेज डेज की बात नहीं कर रहा हूं, अब जॉब करने के बाद कर लो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ हाँ, अब मान वैसा ही एग्जाम्पल है, देखो समझो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, अब मजा आ जाएगा इसको देख के। मान लो उधर उसको एक लड़के से प्यार हो गया, ठीक, और मान लो उसका नाम हो गया राजीव, ठीक है, हाइपोथेटिकल नेम, दिमाग में बिठा के मत रख लेना। और उसका भी सैलरी है मान लो 80,000, ठीक, दोनों का सैलरी है, मान लो 80,000 इसका है, अनुष्का का 1 लाख है। अनुष्का पहले जब ऑफिस गई थी, ठीक है, अब कहीं तो रहेगी, रास्ते में तो नहीं सोएगी। अब वो पहले जब ऑफिस गई थी, वो एक घर किराए पे ली, ठीक है, जिसका जो किराया था वो मान लो था 50,000, और बैंगलोर में उतना महंगा होता है। मेरे चाचा जहां पे रहते हैं उस घर का किराया 35,000 है। नहीं, अबे फ्लैट उतना, अबे अगर देखोगे जो ये फ्लाइंग बीच गौरव तनेजा को अगर फॉलो करते हो, वो अभी लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं। लखनऊ में जो घर का किराया होता है वो 20-25,000 30,000 स्टार्टिंग होता है। दिल्ली में भी वही है, बैंगलोर, हमारे उड़ीसा में बोलो कम है, ठीक है। हालांकि मेरा घर का मालिक ना सुन ले भाई, पढ़ा देगा फिर, ठीक है, छोड़ो। अब मान लो बैंगलोर में वो जहां पे घर किराए पे ली, उसका जो रेंट है वो है 50,000, ठीक है। पहले जब वो उसको प्यार नहीं हुआ था, वो उधर 50,000 देके अकेले रह रही थी। और राजीव भी कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा, जिसका घर का किराया मान लो
40,000 था। ठीक है, अब दोनों में हल्का हल्का प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे अलग अलग रह रहे थे। फिर प्यार थोड़ा बढ़ने लगा, थोड़ा ज़्यादा क्लोज आने लगे। फिर प्लान किए कि हम लिव इन में रहते हैं और कोई बुरा ही नहीं है, रह सकते हो। ठीक है, लॉ भी इसको अलाउ करता है। मान लो लिव इन पे रह गए। ठीक है, अब जब लिव इन में रह गए तो राजीव बोला मेरा सैलरी तो कम है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, तो पैसे को लेके कभी दोनों में ईगो नहीं आती थी। तो राजीव बोला मैं अपना घर छोड़ देता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाता हूं लिव इन में। ठीक है, तो ये अपना घर छोड़ दिया और चला गया अनुष्का के पास रहने। ठीक है, अब अनुष्का के पास जब राजीव आया रहने तो उस घर का किराया 50,000 ही तो रहेगा, या घर का मालिक एक दूसरे इंसान को देख के 50,000 से 80,000 तो नहीं कर देगा ना, घर का किराया तो उतना ही रहेगा। तो जब अब इधर आते हैं हम थोड़ा लॉजिकल चीज पे। पहले दोनों का सैलरी कितना था, 1,80,000, और दोनों घर पे कितना खर्चा कर रहे थे, मिला के 90,000 का खर्चा कर रहे थे, है ना। जब ये दोनों एक साथ शिफ्ट हो गए तो घर पे कितना खर्चा हुआ, सिर्फ 50,000 हुआ ना। जब शिफ्ट होने के बाद 50,000, बचत कितनी हुई, 40,000 की बचत हुई। अब इस 40,000 से वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जब पहले इनकम 1,80,000 था, 1,80,000, और घर के किराए में खर्चा कितना था, 90,000। दोनों के पास आधा आधा किराया बचता था। अनुष्का के पास 50,000, उसके बॉयफ्रेंड के पास 40,000, जो वो खर्चा करते थे, कुछ सेविंग्स करते थे, कुछ भी करते थे। अब जब दोनों एक साथ आ गए तो इनकम भी हमारा रह गया कितना, इनकम तो रहा 1,80,000, लेकिन खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर 50,000 का एक्सपेंडिचर हुआ, तो बचा उसमें 40,000 बचा ना। मतलब पहले 90 होता था, अभी 40 बच गया। तो वो उस पे कुछ दूसरा इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों एक साथ आराम से 1 साल 2 साल उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला। ठीक है, 1 साल 2 साल बाद उनमें अनबन होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। अब कोई भी घर में हो झगड़ा तो होता ही है, रिलेशनशिप में हो झगड़ा तो होता ही है, झगड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन अब दोनों का सैलरी बढ़ा नहीं है और घर का किराया भी बढ़ा नहीं है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक साथ कंपैटिबल नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती हूँ या फिर मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती हूँ, दोनों में से कोई भी एक। अब दोनों में से अगर कोई भी एक घर छोड़ के जाता है तो वो जो 40,000 का सेविंग हो रहा था वो तो और नहीं हो पाएगा। तो उस 40,000 के सेविंग को करने के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रह जाएंगे कि चलो झगड़ा तो होता है, लेकिन एक कमरे में तू रह, मैं एक कमरे में रहता हूं, 40,000 बच जाएगा। और अगर कोई दूसरा सोर्स, अगर मान लो अनुष्का का इनकम बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, उसको अगर एक्स्ट्रा 40,000 कहीं से मिल जा रहा है तो वो उसको छोड़ के भाग जाएगी, मतलब दूसरा घर ले लेगी, है ना। नहीं तो अब इसको ऐसे समझते हैं, जब पेरेंट्स में भी झगड़ा होता है। अब पेरेंट्स में जब डिवोर्स वगैरह की बात होती है तब पेरेंट्स क्या सोचते हैं, यार बच्चे का क्या होगा, तो डिवोर्स नहीं लेते हैं, तो झगड़े में रहते हैं लेकिन बच्चे के खातिर रह जाते हैं उधर। और तो वैसे ही अनुष्का और उसके बॉयफ्रेंड जो राजीव है वो उस 40,000 के चक्कर में एक दूसरे के साथ एक घर में रह रहे हैं, उसी घर में जिसमें 50,000 का खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसको और 40,000 दे दूं तो अनुष्का या फिर राजीव दोनों एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे। तो ये जो 40,000 वाला केस आ रहा है, ये जो 40,000 मैं बात कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे क्या, इतना उनके पास डेफिसिट है मतलब कम है। अगर मैं 40,000 उनको दे दूं तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। वही चीज है आपका बाइंडिंग एनर्जी। क्या है इसको समझते हैं। अब इसको न्यूक्लियस के टर्म पे समझते हैं। मान लो अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, तो दो आइडेंटिकल बॉडी के मास m है, मान लो दो अलग अलग बॉडी है, इसका मास m है, इसका मास m है। जब इन दोनों को साथ रखा गया और वजन किया गया, तब जो वजन हमें मिलना क्या चाहिए, 2m मिलना चाहिए।
2m मिलना चाहिए ना, लेकिन 2m के बदले मुझे क्या मिल रहा था, 2m माइनस डेल्टा m, मतलब कुछ वेट कम मिल रहा था। मान लो इसका वेट 10 ग्राम है, इसका वेट 10 ग्राम है, इन दोनों को मिला के मुझे 20 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिल रहा था बस 18 ग्राम। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, या कोई भी अपने मन से नहीं बोल रहा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो यहां पे जो 2 ग्राम का शॉर्टेज था, इस 2 ग्राम के शॉर्टेज को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो डेफिशिएंट था। अगर मैं ये 2 ग्राम इसको दे दूं तो वो एक दूसरे को छोड़ के भाग जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे हो या नहीं यार? फील ले पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? क्यों? अब जो 2 ग्राम है, आप बोलोगे सर ये एनर्जी कैसे हुआ? अभी आपको पढ़ाया मास एनर्जी रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर, बताया ना? तो ये जो 2 ग्राम जो डेफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या कहानी चल रही है? पक्का? इसको जो मैंने अभी जो बोला वो 2 लाइनों में लिख लो, ठीक है? हालांकि एग्जाम्पल ऐसा है अनुष्का तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी, ठीक, फिर भी लिख लो। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोलता है? बाइंडिंग एनर्जी, अब इसको समझना, ठीक है? समझ लो क्या डेफिनेशन बोल रहा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच व्हेन गिवन टू न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब कोई भरे हुए रहेंगे। अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो भी न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसको नाम हम देते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? अगर एक न्यूक्लियस को मैं उतना एनर्जी दे दूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच व्हेन गिवन टू द न्यूक्लियस, अगर मैं एक पर्टिकुलर एनर्जी इस न्यूक्लियस को दे दूं और उससे क्या होगा? इट्स न्यूक्लियॉन्स विल बिकम फ्री एंड विल लीव द न्यूक्लियस। उतना एनर्जी दे दूं कि इसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस है, वो अगर इसको न्यूक्लियस को छोड़ के भाग गए तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी? जो एनर्जी मैंने दिया। मान लो मैं इस पे कुछ एनर्जी दे रहा हूं जिसपे क्या हो रहा है, ये सारे जो न्यूक्लियॉन्स है ये इसको छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी मैं दे रहा हूं उसको मैं बोलूंगा कौन सा एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये नेगेटिव इन नेचर होता है। क्यों नेगेटिव इन नेचर होता है? क्योंकि ये एक डेफिसिट एनर्जी है। जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, जो 40,000 का डिफरेंस था वो डेफिसिट था, आपके पास उसकी कमी थी, है ना? तो वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होगा ना, अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो वो नेगेटिव वैल्यू होता है। तो ये जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, ये उस एक डेफिसिट एनर्जी है। अगर मैं एक न्यूक्लियस को दे दूं तो उसके सारे न्यूक्लियंस निकल के भाग जाएंगे। जब आपको बुक में या क्वेश्चन में ये नोटेशंस देखने को मिलते हैं, जब सिर्फ बीई लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? फॉर वन कंप्लीट न्यूक्लियस, मतलब पूरा न्यूक्लियस के वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है? और अगर कहीं पे बीईएन दिख गया तो उसका मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन फॉर एनी एलिमेंट, मतलब जो न्यूक्लियन के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीईएन से, ठीक है? बीई किसके लिए? फॉर कंप्लीट न्यूक्लियस, और बीएन किसके लिए? फॉर ए सिंगल न्यूक्लियन, मतलब एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के लिए। इसको समझना मतलब बड़ा कंफ्यूजन है, इस पे आगे हम और भी चर्चा करेंगे, इस पे और एक क्लास लगेगा। ये आपका बेस में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, ठीक है? अब जो बीएन है, हम नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अब ये तो बीएन पढ़ लिया। क्या है बीएन? एक डेफिसिट एनर्जी, मतलब कोई हर एलिमेंट में जो भी न्यूक्लियस है उसका कुछ ना कुछ डेफिसिट एनर्जी तो होगा ही होगा। जैसे अभी मैं पूछूं अनुष्का तुम्हारे पास क्या डेफिसिट है? सर टाइम की, पढ़ नहीं पाती हूं, टाइम नहीं हो रहा है। मुझे पूछा जाएगा आपके पास क्या डेफिसिट है? मेरे पास ये डेफिसिट है, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूं, मैं गरीब हूं। मीम चल रहा था ना बीच में।
अब अंकित को पूछो आपके पास क्या डेफिसिट है, सर लड़की की डेफिसिट है। मतलब गर्लफ्रेंड की, लड़की मतलब ऐसा वैसा मत सोचना। अब चिक्कू को पूछो, चिक्कू बोले सर प्यार कोई नहीं करता मुझे, मेरे पास प्यार की कमी है। अब प्यार मम्मी पापा से मिल सकता है, भाई से मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, गलत सेंस में मत लो, ठीक है। तो हर किसी ना किसी के पास डेफिशिएंसी होती है, कुछ ना कुछ का डेफिशिएंसी। हाँ काट देंगे। तो जो सारे एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूक्लियॉन्स भी हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। अब उसमें भी कुछ ना कुछ डेफिसिट होगा, तभी तो वो जुड़े हुए हैं, तभी तो वो एक साथ हैं। अब अगर मैं उनके पास जितना डेफिसिट एनर्जी है वो अगर दे दूं तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो 118 एलिमेंट का जो डेफिशिएंसी है उसको साइंटिस्ट लोग ने सब कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया, जो ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी है, आपके दिमाग में भी होना जरूरी है। और उसके कंक्लूजन्स क्या हैं, उससे हमें क्या मिलते हैं, उसके बारे में पूरा आगे की पढ़ाई है। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन उधर से ही कहानी शुरू होती है। रेडियो एक्टिविटी सुने होंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, जब रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ पीरियड, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे, पढ़े हुए हो ना, इधर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम इसी का जो ग्राफ है, जो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है, उसको हम करेंगे, उस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे उसमें से कंक्लूजन क्या मिला, उससे आगे हम और क्या क्या हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस सब के बारे में भी बातें या चर्चा होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।